वेलकम टू द क्लास। और देखो क्वेश्चन आंसर सीरीज करना है तुम लोग को भी। एग्जाम चूंकि नजदीक है, तुम्हारे जूनियर्स का स्टार्ट हो गया है। 3 क्वेश्चन आंसर इसमें हमने कर लिया है। रजिस्टर एविडेंस एंड डाइंग डिक्लेरेशन। 4th नंबर पे जो तुम्हारा क्वेश्चन है, विशेषज्ञ कौन है, एक्सपर्ट कौन है, ये हमको देखना है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ओके। सेक्शन इधर उधर हुआ है, सेक्शन इसका ऐड कर देंगे इसी के साथ, सो कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ओके। और हमें स्पेशली तुम लोग को, अगर तुम लोग नया सेक्शन पढ़ रहे हो तो नया सिर्फ सेक्शन ऐड कर देना, अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है थोड़ा बहुत वो हम देखते हैं, ठीक है, हम बता देंगे। ओके, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा बेयर एक्ट, ओके, नया वाला बेयर एक्ट ओपन करने दो। ओके, ओके, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3rd या 4th में है तुम्हारे सीरीज वाले पे, पुरानी सीरीज का जो क्वेश्चन भी है, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 45 और इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 47, एक मिनट, इंडियन एविडेंस एक्ट धारा 45 से लेकर 51 तक, ठीक है। जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 39 से लेकर के 45 तक, ठीक। सो ये 7 धाराएं हैं टोटल, और ये कितनी है, 39, 40, 5, ये भी 7 धाराएं हैं, ठीक है। कुछ नया हमको धारा के रूप में नहीं दिख रहा, ठीक, ओके। अब देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट में विशेषज्ञ 2 प्रकार के हैं, जिसमें एक विशेषज्ञ है, एक्सपर्ट, किसी विषय का उसको ज्ञान है, 45 और 46 में है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 39 और 40 में आएगा। उसके बाद गैर विशेषज्ञ की राय, जो सामान्यतः विशेषज्ञ नहीं है, उनको कोई डिग्री इत्यादि नहीं मिली हुई है, बट क्या है वो, उनके पास जो राय है उस हम विशेषज्ञ के रूप में ले रहे हैं। तो 47 से लेकर के 51 तक ये इंडियन एविडेंस एक्ट का है। तो ये किसका होगा, 41 से लेकर 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। सो अगर तुम लोग नोट्स इससे हाईलाइट कर रहे हो तो वहाँ पर अपना ऐड कर लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी पर भरोसा नहीं, सिलेबस में एग्जाम का फॉर्म भरते समय नया ही पूछ ले, है ना। चलो, न्यायालय के समक्ष अनेक बार ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं जो साधारण व्यक्ति या न्यायाधीश की, कहानी नहीं पढ़ना मुझे, ठीक है, कहानी तुम लोग लिखना अपना पढ़ के। धारा 45 इस विषय को नियंत्रित करती है, किस विषय को, एक्सपर्ट को बताती है। देखो साक्ष्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किस कौन से साक्ष्य सुसंगत होंगे, ठीक है। तो विशेषज्ञ की राय हम क्या करेंगे, किसी एक्सपर्ट की राय हम सुसंगत के तरीके पे लेंगे, ठीक है, ओके। सेक्शन 45 और यहाँ पर फिर हम लिख देंगे नया वाला भारतीय साक्ष्य अधिनियम 39, ठीक है, 1872। जब न्यायालय को किसी विशेष विषय में राय की आवश्यकता हो, ठीक है, तब वो विशेषज्ञ की राय लेगा, ओके। और वो विषय कौन कौन से हैं, तो ये 5 विषय होंगे, विदेशी विधि, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट, पहचान करना, पहचान में एक हस्ताक्षर साइन करना है किसी का, ठीक है, ये 4 नंबर पे आएगा, किसी का हस्ताक्षर, किसी की राइटिंग पहचानना है, ठीक।
और अंगुली चिन्ह फिंगरप्रिंट्स, इन 5 के विषय में न्यायालय क्या करेगा, दूसरे से ज्ञान लेगा। ठीक है, ओके। अब देखो इन 5 को हम ऐसे याद कर लेना, साइंस, फॉरेन लॉ, आर्ट, सिग्नेचर हस्ताक्षर एंड फिंगरप्रिंट। ठीक है, एफ सास एफ। ओके, देखो विदेशी विधि के बारे में जब राय की आवश्यकता होगी, क्योंकि अपने देश की विधि के बारे में न्यायालय खुद जानेगा। ठीक है, अगर वो खुद ही देश का कानून नहीं जानता तो फिर वो न्यायालय नहीं हो सकता, है ना। इसी सेक्शन में जब हमने आगे देखा था तो वहाँ लिखा था विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में अपने अनुभव, अध्ययन, अभ्यास या प्रशिक्षण के कारण उस क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान रखता है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर, फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अपराध विज्ञान के विषय में जिसको ज्ञान हो, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, ये सब क्या है, एक्सपर्ट हैं। ठीक है, बट कहीं पर भी एक्सपर्ट के लिए ये नहीं लिखा है कि वो विशेष डिग्री धारक होगा। ठीक है, हाँ, इन 5 विषयों में हम विशेषज्ञ कर लेंगे, लेकिन डिग्री धारण होना आवश्यक नहीं है। देखो सेक्शन 45 में लिखा है कि 5 विषयों के बारे में न्यायालय क्या कर सकता है, विशेषज्ञ की राय ले सकता है। ठीक है, ओके। और इसी में आगे लिखा हुआ है कि जब न्यायालय, ओके एक सेकेंड, कुछ तो बोल रहे थे ना, भूल गए। ठीक है, फिर रुक गया था, चलो ठीक है, फिर से हम कर देते हैं। कहाँ था, न्यायालय राय बनाता है तो इसमें जो साइंस और आर्ट है, इसमें सभी वह विषय आ जाते हैं जिस पर विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है, विशेष ज्ञान की। राय क्या होता है, राय वह किसी विषय पर जब कोई व्यक्ति, किसी विषय पर जब कोई व्यक्ति अच्छे से विचार विमर्श करके, युक्तियुक्त आधारों पर विचार विमर्श करके अपनी राय देता है, जिससे किसी तत्व का अस्तित्व या अनअस्तित्व संभावित हो, कि हाँ सर मैंने जितनी पढ़ाई की है इस विषय में उसके हिसाब से ये होना चाहिए, या उसके हिसाब से ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मान लो कि बायो से संबंधित है। ठीक है, ओके, तो बॉडी से संबंधित है, डेड बॉडी से संबंधित है, तो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, फिर उसने अपने अनुभव के हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखी, फिर उसको साक्ष्य देने के लिए अगर बुलाया गया कि आपने ये जो लिखा है किस आधार पर लिखा है, तो अपने अध्ययन के आधार पर बताएगा, है ना। तो ये राय वो देता है, ये राय जो है कभी भी हमेशा याद रखना सुसंगत है, क्योंकि सुसंगत वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, याद रखना, बट बाध्य नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती है किसी विशेषज्ञ की राय पर किसी को दंडित कर दिया जाए। क्या उद्देश्य होता है विशेषज्ञ की राय लेने का, जब मामला किसी तकनीकी या वैज्ञानिक विषय से संबंधित न्यायालय में फंसता है और न्यायाधीश को स्वयं उसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो अपने मार्गदर्शन के लिए ऐसे विशेषज्ञ की राय लेता है। हम कह सकते हैं कि इसको सहायता भी कह सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना जो विशेषज्ञ राय दे रहा है वो राय सहायता के लिए दे रहा है, ठीक है, ना कि निर्णय के लिए। ठीक है, मैंने ये बोल दिया जैसा, तो आप इसको निर्णय बना दो, ये नहीं करेगा। ठीक, विशेषज्ञ की राय का साक्षिक मूल्य क्या है, देखो सबसे पहला, विशेषज्ञ की राय साक्ष्य का एक प्रकार है, परंतु इसका मूल्य सहायक होता है, ना कि निर्णायक। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि एक चीज साबित हो जाने पर दूसरा साबित नहीं करना पड़ता, जैसे कि आप इसी में तुम लोगों ने पढ़ा था, बीएनएस में भी पढ़ा है, बीएनएस आई थिंक सेक्शन 20 में है कि 7 साल से नीचे का कोई बच्चा है, उसने हत्या की है, तो अगर न्यायालय में साबित कर दिया जाए कि उसकी उम्र 7 साल या उससे कम है, तो कंक्लूसिव प्रूफ हो गया कि उसको कोई दंड नहीं दिया जाएगा, वो डॉले इन कैपेक्स है। ठीक है, उसी प्रकार न्यायालय की जो राय है वो कंक्लूसिव नहीं है कि उसकी राय पे किसी को हम दंड दे देंगे या किसी को
दूसरा, न्यायालय विशेषज्ञ की राय को स्वीकार कर भी सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, इसका मतलब बाध्य नहीं होती है। ठीक है, याद रखना। चलो, मुख्य बिंदु क्या है? विशेषज्ञ की राय प्रमाण नहीं होती बल्कि सहायक साक्ष्य होती है, और न्यायालय उस राय से बाध्य नहीं होता है। क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो बेयर एक्ट की तरीके से नहीं पढ़ेंगे, है ना, सिर्फ तुम लोग को एक्सप्लेन करना है बस। न्यायालय राय को तभी स्वीकार करता है जब वह तर्कसंगत, विश्वसनीय और अन्य साक्ष्यों से मेल खाती है, स्वीकार करता है, बाध्य नहीं है। बेयर एक्ट में हमने देखा हुआ है क्रम से। ठीक, यदि विशेषज्ञ की राय के विपरीत प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य अधिक विश्वसनीय हो तो राय को नकारा जा सकता है। ठीक है, जो विशेषज्ञ राय दे रहा है अपने ज्ञान के आधार पर, जबकि प्रत्यक्ष या परिस्थिति जन्य साक्ष्य ज़्यादा अच्छे हैं उसकी राय से, तो हम इसको नकार सकते हैं। देखो तुम, जॉली एलएलबी मूवी आई है थर्ड, ठीक है, उसमें एक एक्सपर्ट होता है, वो गांव गांव में जाके क्या करता है देखना। ठीक है, एक्सपर्ट होता है, गांव गांव में जाकर के क्या कहता है, एरिया में जहाँ उसकी कंपनी डेवलप करने वाली होती है वहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करता है, बुक लिखता है कि कैसे यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। ठीक, और उसी के आधार पर वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। लेकिन अक्षय कुमार इसको साबित करते हैं कि सर देखिए, ये बार बार जहाँ जहाँ ये जाके रिसर्च करते हैं वहीं इनकी कंपनी को क्या करना रहता है, डेवलपमेंट करना रहता है। ये कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। ठीक है, आई थिंक सेक्शन 15 सेक्शन 13 आएगा, है ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 13 में आएगा, और 15 में होगा तुमको इंडियन एविडेंस में। कोइंसिडेंस से कोई काम नहीं हो रहा, जानबूझकर बार बार वो काम दोहराया जा रहा है। ठीक, और यहाँ जो राय दे रहा है विशेषज्ञ, उससे ज़्यादा प्रभावित सही कौन सा था? जो प्रत्यक्ष साक्ष्य था, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो था, दोनों साक्ष्य हमने देखा हुआ है। तो हम नहीं लेंगे, एक्सपर्ट की राय नहीं लेंगे, उसमें भी नहीं लिया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण केस स्टेट ऑफ एचपी हिमाचल प्रदेश वर्सेस जयलाल एंड अदर्स 1999। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि विशेषज्ञ का कार्य न्यायालय की सहायता करना है, निर्णय देना नहीं है। Expert advice is a weak type of evidence. The court should not base its conclusion solely on such evidence. Solely. ये क्या इंग्लिश में क्या कह रहा है, हिंदी में ट्रांसलेट तो शॉर्ट में हुआ, हम बता दे रहे हैं। विशेषज्ञ की राय एक कमजोर साक्ष्य है, और जो न्यायालय है, ठीक है, उस राय के आधार पर कंक्लूसिव, सिर्फ उसी राय के आधार पर, उस एक सिंगल के, ठीक है, निर्णय नहीं देना चाहिए। विशेषज्ञ की राय अपने आप में निर्णायक नहीं होती, इसे अन्य साक्ष्यों के साथ ही देना चाहिए। एक केस है यहाँ हम तुमको बता रहे हैं, लिख लेना। ठीक है, अगर तुम्हारी नोट्स में होगा तो हाईलाइट कर लेना, होगा जरूर तुम लोग की नोट्स में। ठीक है, वर्सेस एमपी राज्य, और ये सारे जो तुम अलग अलग देख रहे हो, इन सब को इस केस में न्यायालय ने एक जगह पर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, रामनारायण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1975। हत्या का मामला था, डॉक्टर ने मृत्यु के कारण के बारे में अपनी राय दी थी। ठीक है, न्यायालय ने कहा डॉक्टर की राय को तब स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक वह अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य से मेल ना खाए। अर्थात जो डायरेक्ट एविडेंस थे, डायरेक्ट एविडेंस रहे होंगे, मान लो किसी ने मर्डर होते देखा है, ठीक है, या बॉडी पे गोली लगी हुई है, डॉक्टर सर कह रहे हैं कि भैया नहीं, गोली नहीं लगी थी, उसने आत्महत्या की थी, तो डायरेक्ट एविडेंस से आपकी राय मैच ही नहीं कर रही, तो कैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। मगन बिहारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1977। अभियुक्त पर जालसाजी का आरोप था, मतलब फेक सिग्नेचर करने का। ठीक है, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आया उसने कहा कि ये जो अभियुक्त हैं इन्होंने ही ये फेक साइन किया है,
बट कोर्ट ने कहा कि जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है ना, सिर्फ इनकी राय जो है कंक्लूसिव नहीं है, इन्हें अन्य साक्ष्यों के साथ क्या करना चाहिए, संपुष्ट करना चाहिए। अगर अन्य साक्ष्यों के साथ ये मेल खाएंगे तभी इनको एक्सेप्ट किया जाएगा। आ गया मुरारी लाल वर्सेस स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। एमपी ये तुम लोग हाईलाइट कर लेना अगर होगा तो, AIR 1980, ठीक है। यह भी हैंड राइटिंग से संबंधित मामला था और इसमें न्यायालय ने बहुत सारी चीज़ें कही। अगर तुम लोग सुन रहे हो तो हम बोल रहे हैं, लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट न्यायालय ने कहा कि, लिखो, विशेषज्ञ की राय प्रकृति में निश्चायक नहीं होती है, ठीक है, कंक्लूसिव नहीं होती है। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी विधि या प्रज्ञा का यह नियम नहीं है जो यह कहता हो कि विशेषज्ञ साक्ष्य के बिना संपुष्ट कराए हुए निर्णय दिया जाएगा। तो सबसे पहला कह रहा है कि राय कंक्लूसिव नहीं है, इस केस में कहा गया था, ठीक है, नहीं है, सिर्फ विशेषज्ञ की राय के आधार पर हम निर्णय नहीं देंगे। दूसरा, बिना संपुष्ट किए अन्य साक्ष्यों से आप सिर्फ राय के आधार पर निर्णय नहीं देंगे, ठीक है। तीसरा लिखो, विशेषज्ञ की राय बिल्कुल ही महत्वहीन नहीं मानी जानी चाहिए, बल्कि परीक्षाओं के द्वारा या अन्य साक्ष्य द्वारा इनकी पुष्टि की जानी चाहिए। इससे पहले जो दो बातें कही उसके आगे कोर्ट बोलता है कि जो, इसका मतलब ये नहीं कि जो विशेषज्ञ की राय है वो बिल्कुल खराब है, महत्वहीन है, नहीं, वो महत्वहीन नहीं है, बट प्रयास करना चाहिए कि अन्य साक्ष्यों से उसकी संपुष्टि हो, ठीक है, महत्वहीन नहीं है। और यदि अगला लिखना, यदि विशेषज्ञ की राय बोधगम्य है, वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी है, आंकड़ों से परिपुष्ट है तथा अन्य सुसंगत तथ्यों के द्वारा यदि संपुष्ट है, तब निष्कर्ष राय पर आधारित किया जा सकता है। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में कहा गया था, और यही फोर्थ नंबर को ही यहाँ पर मैंने किया हुआ है, देखना। फोर्थ में कहा गया है कि जो उसने राय दी है एक्सपर्ट ने, अगर वो वैज्ञानिक रूप से साबित हो, ठीक है, आंकड़ों द्वारा अन्य साक्ष्यों के द्वारा संपुष्ट भी हो रही है, तो हम उस राय के आधार पर ही निर्णय दे सकते हैं, ठीक है, ओके। राय निर्णायक नहीं है, यद्यपि विशेषज्ञ की राय निर्णायक नहीं है, पर यदि वह स्पष्ट, तार्किक और अन्य साक्ष्यों से मेल खाती है तो न्यायालय उस पर भरोसा कर सकता है, अर्थात उस पर निर्णय दे सकता है, ठीक है, ओके। तितली वर्सेस जोन्स, AIR 1935, इसमें कहा गया था, एन एक्सपर्ट इज नॉट अ विटनेस ऑफ फैक्ट, हिज एविडेंस इज एन एडवाइजरी कैरेक्टर एंड शुड बी टेस्टेड लाइक एनी अदर एविडेंस। कहा गया था कि जो एक्सपर्ट है वो तथ्यों का साक्षी नहीं है, तथ्यों का साक्षी मतलब क्या, कैसे घटित हुआ है, ठीक है, उसका जो राय है वो क्या होगा, एडवाइजरी, सहायक के रूप में हम ले लेंगे, सहायक कैरेक्टर के रूप में, ठीक है, और उनको अन्य साक्ष्यों के साथ टेस्ट किया जाना चाहिए, संपुष्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। संपुष्ट का मतलब होगा अन्य साक्ष्यों के साथ उसको मिलान करना चाहिए और वो सही बैठ रहा हो उससे, ठीक है, सही बैठ रहा हो या तो एकदम उसके साथ बैठ हो या तो अपोजिट हो, ठीक। फिर आया हस्तलेख विशेषज्ञ की राय, ठीक है, सेक्शन 41 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड, सॉरी, नहीं तो BSc, ठीक है, ओके, और 47 इंडियन एविडेंस एक्ट। अब चलो, हस्तलेख विशेषज्ञ, हैंड राइटिंग के लिए जो ओपिनियन लिया जाता है वह व्यक्ति कौन होता है, जो हस्तलेख हस्ताक्षर दस्तावेज के लेखन का वैज्ञानिक परीक्षण करता है और बताता है कि क्या यह लेख किसी विशेष व्यक्ति का है। नहीं, जो वैज्ञानिक परीक्षण करता है वो तो एक्सपर्ट होगा ही। देखते हो छोटा सा मूवी वगैरह में छोटा छोटा सा पता नहीं क्या, पता नहीं सॉरी क्या, उसको लेंस लेकर के उसको चेक करते मिलाते हैं, है ना। सेक्शन 45 39 BSc क्या कहती है, when the court has to form an opinion as to the identity of handwriting or signature, the opinion of a person especially skilled in such matter is relevant.
एक मिनट बेटा, यहाँ पे ना सेक्शन 45 की जगह 47 कर लेना, ठीक है। हाँ ये ठीक है। हाँ तो हमने इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, हमने कर लिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी जो 47 वहाँ पे है, यहाँ पर भी इसको 47 कर लेना, और 41 नए वाले लॉ में, ठीक है। और ये सेक्शन कहता है कि जब न्यायालय को किसी की हैंडराइटिंग की पहचान के बारे में कोई राय बनानी होगी, तो कोई भी पर्सन जो ऐसे मैटर में क्या हो, स्पेशली स्किल्ड हो, उसकी राय सुसंगत होगा। अर्थात यदि किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर या लेखन को लेकर विवाद है तो विशेषज्ञ की राय प्रासंगिक है। लेकिन कब सुसंगत होती है ये भी देख लेते हैं। यदि राय वैज्ञानिक परीक्षण और तार्किक विश्लेषण पर आधारित है, यदि विशेषज्ञ की योग्यता, अनुभव और निष्पक्षता सिद्ध हो चुका है, यदि विशेषज्ञ की राय अन्य साक्ष्यों से मेल खाती है, सेम, ठीक है, और विवादित लेखन का और उचित रूप से जो लेखन है, ठीक है, उनके बीच में तुलना कर दी गई। इसका क्या मतलब है, एक्स के ऊपर आरोप है कि इसने वाई की हैंडराइटिंग कॉपी की है, तो अब एक एक्सपर्ट आएगा, वो क्या करेगा, ये जो कॉपी वाला हैंडराइटिंग है, अगर इसके ऊपर है तो इससे मिलाएगा, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, इससे भी मिला लेगा, तभी तो उसको कंफर्म होगा, है ना, क्योंकि इसका भी तो देखेगा हैंडराइटिंग, तभी तो पता चलेगा कि इसकी है कि नहीं, है ना। ओके, तो इसी को कहते हैं तुलना करना। यदि रिपोर्ट में स्पष्ट कारण और तुलना के बिंदु बताए गए हैं कि हाँ, विशेषज्ञ रिपोर्ट अपनी बनाएगा तुलना करने के बाद, देखिए ये वाला शब्द, देखिए ये वाला शब्द क्यों अलग है इससे, कैसे अलग है, इत्यादि। फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी AIR 1967। अभियुक्त पर हस्तलेख जालसाजी का आरोप था, विशेषज्ञ की राय दी गई, दोनों लेख समान है, ठीक है। अब याद रखना, जो हमने एक केस ऊपर पढ़ा था उसी को वापस कर लेना, ठीक है, बार बार कई केस पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है, न्यायालय ने कई बार कहा है कि विशेषज्ञ की राय आवश्यक मूल्यांकन होती है, परंतु पूर्ण रूप से निर्भर नहीं किया जा सकता, इसको पुष्टि करना आवश्यक है, ठीक है। ये इंडियन एविडेंस एक्ट की धाराएं हैं, अब इनको जो है मेन धाराओं के साथ मर्ज कर दिया गया है नए साक्ष्य में, नए एविडेंस में, ठीक है। सेक्शन 73 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड आई थिंक 70 चेंज हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि न्यायालय खुद कहेगा कि लिखो, मेरे सामने लिखो, कोई साक्षी बैठा हुआ है कोर्ट में या कोई व्यक्ति बोलेगा लिखो तुम, मैं खुद मिलाता हूँ, देखता हूँ एक जैसा है कि नहीं, तो हस्ताक्षर की तुलना कर सकता है, ठीक है। देखो विशेषज्ञ साक्षी पर भरोसा क्यों नहीं किया जाता, मतलब वो कंक्लूसिव प्रूफ क्यों नहीं है, तो सबसे पहली बात, वो इंसान है और इंसान से गलती हो सकती है। दूसरा, वह पक्षपात कर सकता है ना, फिर इसके कारण या उसका किसी से कोई रिलेशनशिप है या वो बायस है, ठीक है। इसके अलावा मानवीय ज्ञान भूल हमने देखा, मानवीय, ठीक है। और इसके अलावा ओके, उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है, हो सकता है कि वो एक्सपर्ट हो लेकिन मानवीय ज्ञान हमेशा पूर्ण नहीं होता, ठीक है। ये तीनों जरूर लिख लेना, इस नोट्स में नहीं है बट अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। और ये हो गया निष्कर्ष। अब मैं अपने लैंग्वेज में बताती हूँ जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। एक्सपर्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, विशेषज्ञ की राय और अन्य तथ्य कुछ हम तुमको इससे संबंधित बता देते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा देखेंगे
नए लॉ में पुराने लॉ में इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 45 to 51 और नए वाले में 39 to 45। ठीक, इसके बाद एक्सपर्ट की परिभाषा सेक्शन 45, ये जरूर याद रखना। ये कहता है कि जब कोर्ट को, न्यायालय को किसी विषय के बारे में अपनी राय बनानी हो, जिसमें 5 विषय दिया हुआ है। पहला साइंस, विज्ञान, दूसरा कला, रुक जाओ, अभी तुम्हारा वो कट जाएगा फिर कि वो वर्ड जो, सॉरी वर्ड जो हमने उसमें देखा क्वेश्चन आंसर में। किसी फॉरेन लॉ विदेशी विधि के बारे में राय बनानी है, क्योंकि अपने देश की विधि के बारे में तो उसको ज्ञान होना चाहिए। साइंस के बारे में, किसी आर्ट के बारे में, कला के क्षेत्र में, ठीक है। हस्तलेख के बारे में, हैंड राइटिंग, और अंगुली चिन्हों के छाप के बारे में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहेंगे फिंगरप्रिंट। तो ये 5 याद रखना, ठीक है, पक्का आएगा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। इसका एफ ले लो, एफ, इसका इसका एस, साइंस 1 2 3, इसका ए ले लो, इसका सिग्नेचर का हैंड राइटिंग या सिग्नेचर का एस ले लो, ठीक है। आई थिंक सिग्नेचर है तो हस्ताक्षर होगा, है ना, एंड दोनों सम्मिलित होगा फिंगरप्रिंट। तो एफ, शॉस एफ, ठीक है। इन 5 के विषय में विशेषज्ञ अपनी राय देता है, ठीक। और इसमें जो ये हैं साइंस और आर्ट, इसमें वह सभी विषय सम्मिलित हो सकते हैं जिसके लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है। तो ये अक्सर सुना होगा सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान आर्ट का विषय है, हम आर्ट के स्टूडेंट पढ़ते हैं उसको, लेकिन क्या लिख दिया गया, सोशल साइंस। तो साइंस का सीधा से मतलब है जिसका हमें क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए लाइन से, ओके। ठीक, और इसमें भी 2 प्रकार के एक्सपर्ट आते हैं। पहला होगा सेक्शन 45 46 और दूसरा होगा 47 to 51 पुराने वाले में, इंडियन एविडेंस एक्ट में। और ये क्या है, ये विशेषज्ञ हैं, ठीक है। अगर विशेषज्ञ की राय पूछा तो, ठीक है। कब ऐसा व्यक्ति जो स्पेशली किसी विषय में एक्सपर्ट ना होते हुए भी राय अपनी दे सकता है, तो गैर विशेषज्ञ उसको कहा जाता है, ठीक है। किसी विषय में उसको स्पेशल ज्ञान नहीं है। तो इसी में इंडियन एविडेंस एक्ट में 47 to 51 और नए वाले में 47, ये रहा, इरेज करने दो पहले, गैर विशेषज्ञ ये रहा, ठीक है, ओके। और नए वाले में अगर ये रूल लागू करना हो बीएससी में तो हम ऐसे लागू करेंगे, 39 40 विशेषज्ञ और गैर विशेषज्ञ, यहाँ आ जाएगा 41 to 45, ओके। इसमें एक केस जो मैंने बोला है कि अगर तुम लोग को पढ़ना है तो जरूर लिख लेना, और इसका हमने अभी इससे पहले वो देखा क्लास में, तो वहां से परिभाषा लिख लेना, मुरारी लाल वर्सेस एमपी राज्य, ठीक है। जो कीवर्ड्स इसमें तुमको अलग से याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि जो विशेषज्ञ की राय है, जो विशेषज्ञ अपनी राय दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर
अपनी राय बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ राय है। क्या है? राय है। कंक्लूसिव प्रूफ बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, राय है और कंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरा, ऐसा नहीं है कि उसकी राय हमेशा एकदम मतलब महत्वहीन है, अन्य साक्ष्यों से इसकी संपुष्टि की जा सकती है। तो अगर सिर्फ राय है तो राय के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि राय को न्यायालय एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिक्लाइन भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी राय को संपुष्टि हुई है अन्य साक्ष्यों से तो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एक्सपर्ट की राय डायरेक्ट साक्ष्यों से, डायरेक्ट एविडेंस से मैच नहीं कर रही है, ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस को महत्व दिया जाएगा। ओके, ठीक है। बहुत सी चीजें नहीं इसमें दी हुई हैं, लेकिन हम तुमको बता दे रहे हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट ही आएगा ना। अगर कभी किसी एक्सपर्ट को अच्छा रुको, नोट्स कंप्लीट नहीं था तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं। 45 में जो एक्सपर्ट है, 45 के बाद जो 51 है, तो जो वो राय दे रहा है, किसी चीज, राय की परिभाषा हमने देखी, किसी विषय को अच्छे से सोच समझकर उसकी कि यह सही है गलत है उसके बारे में अपनी बात को कहना। तो जिस आधार पर वो राय दे रहा होगा वो आधार भी सुसंगत होंगे, ठीक है। ये सेक्शन 51 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है, ठीक। इसके बाद हमको जो यहाँ पे देखना है वो हम तुमको एक चीज दिखाएंगे, देखना, जो तुम्हारे LLB में आएगी, और इसके बाद हम क्लास ओवर कर देंगे कि साधारण साक्षी, ठीक है, जो साक्ष्य देने आया है, और जो विशेषज्ञ की राय है, इसमें अंतर क्या होता है, ठीक है। ये तथ्य का साक्ष्य देता है। किसका साक्ष्य देता है? तथ्य का, अर्थात क्या घटना घटित हुई है, ठीक है, फैक्ट का साक्ष्य देता है। ये सिर्फ अपनी राय बता रहा है, ये फैक्ट को नहीं बता रहा किस कैसे घटना हुई, कैसे हत्या हुई, मैंने हत्या होते हुए देखी इत्यादि, कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। साधारण साक्षी क्या होता है? हाँ सर, मैंने अपने आंखों से देखा कि मर्डर हुआ, ठीक। तथ्य में क्या आएगा? जो कुछ घटित हुआ है उसका साक्ष्य देगा, जो कुछ हुआ है, ठीक है, जो कुछ घटित हुआ है, ठीक है, तथ्य, फैक्ट। जबकि ये क्या देगा, ठीक है, जो कुछ घटित हुआ होगा, जो कुछ घटित हुआ होगा उसका अपना अनुमान, अपना अनुमान कैसे निकालेगा? तथ्यों पर निकालेगा, ऐसे कुछ नहीं बोल देगा, ठीक है, सीमित रहकर राय के रूप में देगा, ठीक है, कि मेरा अनुमान है फला चीज हुई होगी, ठीक है। साधारण साक्षी जब एविडेंस देता है तो संबंधित पक्षकार को उपस्थित होना आवश्यक है, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब देखो, साधारण साक्षी क्या कहेगा? जो उसने डायरेक्टली कहा है, सुना है, अनुभव किया है, उसका साक्ष्य देगा, ठीक है। बट एक्सपर्ट क्या करते हैं, हमने देखा 51 में, जो बात वो कहता है उसका आधार भी बता सकता है। उसी प्रकार एक्सपर्ट क्या कहता है? जो अपनी राय दे रहा है, कभी कभी वह राय उसने किसी विशेष बुक को पढ़कर ज्ञात की हो, ऐसी बुक जो क्या हो, मान्यता प्राप्त हो, साइंस की बुक, तो अपनी राय के सपोर्ट में क्या कर सकता है? वो ऐसी पुस्तकों को भी शो कर सकता है, ठीक है। ओके, चलो कुछ केस हमने देखा है, ऑलरेडी देखा है, ओके।
अब देखो, एक चीज और हमको बताना है, कब गैर विशेषज्ञ की राय भी ली जा सकती है। क्या की जा सकती है? गैर विशेषज्ञ की राय भी ली जा सकती है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ लिख रहा है, तो सेक्शन 47 इंडियन एविडेंस एक्ट 41 BS से हस्तलेख की बात कर रहा है। तो हस्तलेख के बारे में किसी गैर विशेषज्ञ की भी राय ली जा सकती है। देखो, है विशेषज्ञ ही जिसकी राय ली जा रही है, लेकिन ये बाकी विशेषज्ञ की तरह इसको कोई उसमें क्या नहीं है, डिग्री नहीं मिली हुई है। ठीक है, डिग्री नहीं मिली हुई है। किस आधार पर ये विशेषज्ञ है? तो देखो, तुमको अगर अभी हम तुम्हारे पापा की नोट्स दिखाएं, हैंड राइटिंग दिखाएं, ठीक है, ये तुम्हारे किसी फेवरेट दोस्त की हैंड राइटिंग दिखाएं, ठीक है, या हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति जिसको तुमने अक्सर लिखते हुए देखा है उसकी हैंड राइटिंग दिखाएं, ठीक है, जिसको तुमने लिखते हुए देखा है। या कभी लेटर मिले हैं उसके, तुमने पढ़ा है, लगातार कई बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, या व्यापार में तुम अक्सर उसकी हैंड राइटिंग देखते रहते हो, ठीक है, व्यापार कारोबार के अनुक्रम में बुक में वो कुछ लिख रहा है, ठीक है, और वो तुम पर डे देखते हो, तुम्हारे सामने रखी जाती है वो बुक, या कोई लेटर जो किसी और के लिए आता है बट तुम उसको पढ़ते हो इत्यादि। कुल मिलाकर एक उचित रूप से तुम उस राइटिंग से क्या हो, परिचित हो, और अगर तुम्हारे सामने वो राइटिंग रख दी जाए तो तुम पहचान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि किसी विशेषज्ञ को जिसको हैंड राइटिंग के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, जिसने डिग्री धारण की हो, उसको बुलाया जाए। ऐसे व्यक्ति की राय भी क्या आ जाएगी, गैर विशेषज्ञ होते हुए भी विशेषज्ञ के रूप में आ जाएगी। ठीक है, पहला ये हो गया। ठीक है, अब देखना, मेरे भाइयों की राइटिंग बहुत अच्छी है, मेरी तो बहुत बहुत गंदी है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। दोनों भाइयों की राइटिंग बहुत अच्छी है और लगभग एक जैसी है, बट हम इतना परिचित हैं कि हम बता सकते हैं कि दोनों में कौन लिखा है। जबकि दोनों 4 शब्द लिखेंगे तो चारों 4 शब्द में बराबर दोनों लोग एक पेज भर देंगे। सेम टू सेम साइज है, सेम टू सेम लाइन करते हैं, सब कुछ ठीक है। ओके, और कौन एक्सपर्ट हो सकता है? और कौन एक्सपर्ट हो सकता है? कारोबार के अनुभव के कारण उस विशेष क्षेत्र में उसने महारत हासिल कर ली हो, एक्सपर्ट बन गया हो। जैसे सोने के बारे में कुछ पूछना है, सोने के निर्माण इत्यादि के बारे में, तो एक सुनार है, वो 40 साल से 50 साल से उस सोने के गहने ही बना रहा है, तो वो क्या हो गया है, उस क्षेत्र में एक्सपर्ट हो गया है। ठीक है, तो हम उसकी राय भी ले सकते हैं। ठीक है, एक केस और लिख लेना, ललित पोपली वर्सेस कैनरा बैंक। ठीक है, हस्तलेख के बारे में ही है। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि जो सेक्शन 73 इंडियन एविडेंस है पुराना वाला, ठीक है, 47 ये और 73 पुराना वाला जो तुम लोग के सिलेबस में अभी, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, केस का नाम फिर से याद रखना, ललित पोपली वर्सेस कैनरा बैंक। ओके, ठीक है, बस इतना ही लिखना एक्सपर्ट में। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल क्लास लेंगे। ओके, एक क्वेश्चन आंसर हो गया।